सबसे पहले तो समझते हैं डिफ्रैक्शन जो है फेनोमेना है क्या। तो डिफ्रैक्शन इज बेसिकली द बेंडिंग ऑफ लाइट एट कॉर्नर्स। Diffraction is the phenomena of bending of light at the corners of an obstacle। एक तो ये, और the encroachment of light into shadows। तो इन दोनों चीज़ों को हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। एनक्रोचमेंट मतलब एंट्री। तो जब भी आप किसी शैडो को अगर आप देखो, तो शैडो आपको कम्प्लीटली डार्क नहीं होता, कि उसमें थोड़ा बहुत आपको लाइट मिलता ही है। जैसे कि अभी अगर आप रूम में लाइट जला के बैठे हो, तो आपके हैंड्स और लेग्स इनके शैडोज गिर रहे होंगे। तो शैडोज अगर गिर रहे हैं तो शैडोज पे अगर आप चेक करोगे, रिफ्रैक्शन का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था क्या हमने? ठीक है, ठीक है, चलो फिर हम उसी से स्टार्ट करेंगे। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, तो सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे सिलेबस में दो टाइप के डिफ्रैक्शन, ठीक है, एक आपका फ्रेनल और फ्रॉनहोफर, ठीक है। या हमारे सिलेबस में एक ही है फ्रॉनहोफर, बट डिफ्रैक्शन दो टाइप के हैं। दो दो फिजिसिस्ट ने एक टाइम पे ही डिफ्रैक्शन को स्टडी किया था, ठीक है? तो फ्रॉनहोफर वाला जो है दैट इज़ मच मोर इजियर कंपेयर टू फ्रेनल, और हमारे सिलेबस में यही वाला रहेगा। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा होता है, वो भी हमने बताया था कि द स्क्रीन, द डिफ्रैक्शन एजेंट एंड द सोर्स ऑफ लाइट, दे आर ऑल वेरी वेरी फार अपार्ट, ठीक है। सबके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इन सच ए केस जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें देखने को मिलता है दैट इज़ नोन एज द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। कि फ्रेनल डिफ्रैक्शन में सब कुछ फाइनाइट डिस्टेंसेस पे रहते हैं, तो वहाँ पे उसका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा टफ होता है, तो वो हम नहीं करने वाले। तो यहाँ पे क्या है देखो, सबसे पहले डिफ्रैक्शन में जो हम स्लिट्स यूज़ करेंगे, ठीक है, दोज आर कंसिडरेबली लार्जर फ्रॉम दैट ऑफ द वंस वी हैव यूज्ड इन इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस में कंडीशन ही रहता है कि इन इंटरफेरेंस द स्लिट विड्थ मस्ट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, ठीक है। इंटरफेरेंस पे हर स्लिट पे हमने पॉइंट सोर्सेज लिए थे। तो पॉइंट सोर्स इसलिए ले पाए बिकॉज दे आर पॉइंट साइज, द स्लिट विड्थ इज पॉइंट साइज। अगर आपका ऐसा है स्लिट जो आपका है, इफ इट इज़ ऑफ फाइनाइट साइज, तो वहाँ पे आप इंटरफेरेंस नहीं करोगे, यहाँ पे आपका डिफ्रैक्शन आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अगर मान लो एक प्लेनर वेव फ्रंट आके यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, दिस इज अ प्लेनर वेव फ्रंट। तो ये ए और बी जो पॉइंट्स हैं, ये हमारे सेकेंडरी सोर्सेज बनेंगे, और इसके बीच में भी जितने भी पॉइंट्स रहेंगे, ऑल दिस पॉइंट्स वुड बी
acting as secondary sources. ठीक है, so since this is a finite slit, a slit of finite width, not very small, तो यहाँ पे ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट सोर्सेज आपको मिलेंगे इस पूरे रीजन में। ठीक है, और इन सब से लाइट आगे की तरफ जाएगा और फिर आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको स्क्रीन में मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो डिफ्रैक्शन पैटर्न को कैसे स्टडी करें, ये मान लो आपका सेंट्रल लाइन जो स्लिट को मिडवे डिवाइड करते हुए जा रहा है। स्लिट का विड्थ जो था, let the slit width be a, let this be equals to a, ये कितना बन जाएगा a by 2। ठीक है, तभी पॉइंट P हमने मान लो ऐसा चूज किया सच दैट इट इज अ पॉइंट ऑफ फर्स्ट मिनिमा। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम ऐसा चूज किया, दिस इज द फर्स्ट मिनिमा। तो अगर ये फर्स्ट मिनिमा है तो ये जितने भी हमारे सोर्सेज हैं यहाँ पे प्रेजेंट, सारे सोर्सेज मिलके यहाँ पे क्या देंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देंगे, तभी जाके ये डार्क होगा। ठीक है ना, क्लियर। अब इसको कैसे हम स्टडी करेंगे ये देखो। स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, जो स्लेट हमारे पास है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो दिस विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स। इसको बोलेंगे अपर हाफ ऑफ द स्लेट और ये लोअर हाफ। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपर हाफ में से सबसे पहला जो पार्टिकल है उसको उठाओ, और लोअर हाफ से भी सबसे पहला पार्टिकल जो है उसको उठाओ, मतलब सोर्स जो है सेकेंडरी सोर्स। अब इनसे जो लाइट पहुंच रहा है पॉइंट पी पे, ठीक है, ये मान लो अगर आपका डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहा है, इनके बीच का सेपरेशन a/2 है। तो यहाँ पे अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इस पे, तो ये डेल्टा एक्स कितना मिलेगा आपको, a/2 साइन थीटा, प्रोवाइड दिस एलिवेशन इज थीटा। तो सारे एलिवेशन आपके थीटा हो जाएंगे बिकॉज द स्क्रीन इज वेरी वेरी फार अवे। कॉर्न ऑफ और डिफ्रैक्शन है, द स्क्रीन वुड बी मच मच फर्दर कंपेयर टू द स्लिट विड्थ a। तो इससे क्या होगा, हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी देखा था, अगर आपका ऐसा होता है तो बीच में ऐसे जितने भी पॉइंट्स आप लोगे सबसे क्या होगा, एलिवेशन पॉइंट पी का सेम होने वाला, सबका सेम होगा। ठीक है, बिकॉज द स्क्रीन इज वेरी फार अवे। तो अभी अगर आप देखो पॉइंट पी पे अगर पहुंच रहे हैं ये दोनों लाइट्स, तो इनका कंडीशन क्या होगा, डेल्टा एक्स वुड बी a/2 साइन थीटा। और अगर आपका मिनिमा है तो दिस शुड बी इक्वल्स टू कितना, λ/2। फर्स्ट मिनिमा है तो λ/2 होना चाहिए। यहाँ से कंडीशन क्या आ रहा है, यहाँ से कंडीशन आपका ये निकल कर आ रहा है कि a साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू लैम्डा। तो ये कंडीशन किसका है, दिस इज द कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमा। तो ये दोनों, अब देखो हमने ये दोनों सोर्सेज उठाया और हमने बोला कि ये यहाँ पे डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो अगर मैं इसके जस्ट नीचे वाला सोर्स उठाऊं और इस यहाँ सेकंड हाफ में भी जस्ट सेकंड वाला जो सेकेंडरी सोर्स है उसको उठाऊं, इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा, ये भी आपका a/2 ही रहेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप कोई भी दो सिमिलर उठाओ आप अपर और लोअर हाफ में, तो उनके बीच का सेपरेशन a/2 ही रहने वाला। तो अगर मैं जस्ट अपर हाफ का सेकंड और लोअर हाफ का सेकंड उठाऊं, इनके बीच का सेपरेशन अगर आपका a/2 है, तो इसका भी पार्ट डिफरेंस क्या होगा, वही आपका a/2 साइन थीटा ही मिलेगा। मतलब all other pair of sources, similar pair of sources will also have the same condition satisfied at the point P। ये चीज समझ में आ रहा सबको। ठीक है, तो
डेल्टा एक्स आपका a/2 साइन थीटा था, तो जब तक a/2 सब में सेम रहेगा तो ये चीज़ भी सेम रहेगा और ये चीज़ भी सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट P पे ऑल सच पेयर्स आर इंटरफेयरिंग डिस्ट्रक्टिवली। अगर ऐसा है तो पॉइंट P पे मुझे क्या मिलेगा, पॉइंट P पे मुझे एक डार्क फ्रिंज मिलने वाला है। ठीक है, तो नाउ all other similar pairs of sources also have separation of a/2 between them, and hence they will also follow a sin theta equals to lambda. ठीक है, therefore at P all waves interfere destructively to give a dark fringe. So therefore condition for first dark fringe क्या हुआ, ये आपका हो गया a sin theta equals to lambda. तो सिमिलरली कंडीशन फॉर nth डार्क फ्रिंज क्या होगा, यहाँ से a sin theta equals to n lambda है। अगर आप यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे जो कंडीशंस है दे आर एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में a sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा क्या था, डार्क नहीं ब्राइट का था, यहाँ पे डार्क का है। अभी देखो, तो ये अगर आपका स्लिट्स थे, ये अब स्लिट एक ही था अभी तो सेंट्रल लाइन से अगर आप देखो, ये सेंट्रल लाइन अगर है तो पहला डार्क कहीं यहाँ पे अगर बन रहा है, दूसरा डार्क, पहला डार्क ऑन द अदर साइड भी वहीं पे बनेगा। ठीक है, तो ये y हम निकाल सकते हैं कितना होगा फर्स्ट डार्क का,
तो ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा एन लैम्डा, ये अगर आपका है ए साइन थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा का रिटर्न है tan थीटा, ये ए वाई बाई डी इक्वल्स टू एन लैम्डा आएगा। ये आपका डार्क का कंडीशन आ रहा है। तो पहला डार्क कितना होगा, फर्स्ट डार्क वुड बी at a distance y equals to n lambda d by a, सॉरी n1 होगा, और ये भी आपका लैम्डा डी बाई ए पे बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर। तो अभी अगर आप देखो सेंट्रल वाला जो ब्राइट फ्रिंज है का विड्थ कितना हो गया, दो डार्क के बीच सेंटर वाला ब्राइट रहेगा, का विड्थ 2 लैम्डा डी बाई ए। यहाँ पे एक और डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है कि जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है उसका विड्थ इंटरफेरेंस में जितना भी था उसका 2 टाइम्स है। ठीक है, इंटरफेरेंस में आपका लैम्डा डी बाई ए था, और अभी यहाँ पे आपका 2 टाइम्स लैम्डा डी बाई ए है। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या? और काम चल रहा है। ठीक है, इतना लिख लिया। सेकेंड डार्क कहाँ पे बनेगा, सेकेंड डार्क आपका 2 टाइम्स लैम्डा डी बाई ए आएगा। तो देखो अगला ब्राइट फ्रिंज फिर कितना, नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज इसका वेट कितना हो गया, लैम्डा डी बाई ए। इनको हम क्या बोलते हैं, ऑल अदर ब्राइट फ्रिंजेस हैव विड्थ इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई ए, ब्राइट एंड डार्क दोनों। तो सेंट्रल वाला आपका प्राइमरी ब्राइट फ्रिंज होता है, बाकी सबको हम सेकेंडरी मैक्सिमास या सेकेंडरी मिनिमास बोलते हैं।
The central fringe is called the primary bright fringe, and others are called secondary primary maxima, and others are called secondary maxima. और कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज क्या होगा देखो, डार्क का तो हमने निकाला, तो पहला ब्राइट ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे आ रहा है, ये तो सेंट्रल है, पहला आपका आ रहा है यहाँ पे विच इज 3/2 लैम्डा डी बाई ए। पहला आपका 3/2 लैम्डा डी बाई ए पे बन रहा है। तो यहाँ पे ए साइन थीटा n प्लस हाफ फॉलो करेगा ये। तो y इक्वल्स टू n प्लस हाफ लैम्डा डी अपॉन ए आ जाएगा। तो ये आपको बहुत ध्यान से यूज़ करना है। एक तो ए साइन थीटा इक्वल्स टेन लैम्डा या y इक्वल्स टेन लैम्डा डी बाई ए वॉज फॉर डार्क, और n प्लस हाफ लैम्डा डी बाई ए इज फॉर ब्राइट। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशंस बिल्कुल उल्टे हैं उसके हिसाब से, इंटरफेरेंस के हिसाब से अगर आप देखो। ये आप लिख लो। ये क्या कितना, ये आपका कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज आ गया। डार्क और ब्राइट दोनों ही आ गए। अभी आप देखो इंटेंसिटी वेरिएशन, इन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न।
आई आपका होता है, देखो, आई नॉट साइन बीटा अपॉन बीटा होल स्क्वायर, वेर बीटा कितना होता है, के ए साइन थीटा अपॉन 2, तब पाई बाई लैम्डा ए साइन थीटा। तो इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं, कि बस आपको फॉर्म याद रखना। तो अगर आप स्क्रीन को देखो, वेरिएशन जो है, तो ये आपका वेरिएशन होता है। इस वेरिएशन में अगर आप देखो क्या है, इंटेंसिटी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की मैक्सिमम होती है, और उसके बाद जैसे जैसे आप सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से दूर जाते हो, तो ये आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से, जो जितने भी आपको अगले मैक्सिमास मिलेंगे, उनकी इंटेंसिटी ड्रास्टिकली जो है रिड्यूस होता रहता है। इनफैक्ट जो भी लाइट एंटर करता है ह्यूमन आई को, जैसे यहाँ से अगर लाइट मान लो एंटर कर रहा है, तो इधर से अगर आपका लाइट एंटर कर रहा है, ऑलमोस्ट 95% ऑफ द इंटेंसिटी जो भी इंसिडेंट होता है, इधर से अगर मान लो आई नॉट इंसिडेंट है, इधर ब्राइट फ्रिंज, पहले ब्राइट फ्रिंज में ही 95% स्टोर, मतलब कि स्टोर्ड रहता है, और फिर बाकियों में फिर बाकी डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेंट्रल फ्रिंज में आपका 95% रहता है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम या मैक्सिमस, सेकेंडरी हो गया, reduces drastically as we move away from the center। ग्राफ किसका है, दिस ग्राफ इज ऑफ आई वर्सेस, यहाँ पे आप ये चीज़ भी लिख कर रख सकते हो कि ह्यूमन आई को, ठीक है, ह्यूमन आई को अगर आप देखो, अकेला सेंट्रल वाला जो फ्रिंज है वही दिखता है, तो नेकेड ह्यूमन आई only the central fringe is visible।
ठीक है। लिख लिया गया। तो अभी अगला देखो, कंपैरिजन करते हैं एक। बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। पहला पॉइंट, इन केस ऑफ इंटरफेरेंस slit width is very small. In case of diffraction, slit width is finite. और देखो, in case of interference, addition of wave takes place from two sources. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्रैक्शन में there are infinitely many sources. ये आपका सेकंड रेफरेंस। फिर आपके इंटरफेरेंस में राइट के लिए कंडीशन क्या है, d sin theta equals to n lambda। डार्क के लिए तो ये, और y का कंडीशन भी लिख लो, d sin theta equals to n minus half lambda। और इसमें क्या है, राइट का कंडीशन a sin theta equals to n plus हाफ।
लैम्डा, ठीक है। और y का कंडीशन n प्लस हाफ लैम्डा डी अपॉन ए। डार्क का क्या है? n लैम्डा डी बाई। सेंट्रल फ्रिंज, यहाँ पे क्या है? ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ सेम विड्थ। और दूसरे में क्या है? सेंट्रल फ्रिंज हैज विड्थ 2 टाइम्स द अदर्स। और लास्ट एक लिख कर रखो, इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वल। यहाँ पे सेंट्रल फ्रिंज हैज मैक्स इंटेंसिटी while intensity of secondary decreases drastically। हो गया? सबका हो गया? अगला देखते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। थ्रू अ सर्कुलर अपर्चर। यहाँ पे क्या है देखो, ऐसा एक कार्डबोर्ड है मान लो, और इस पे आपने एक सर्कुलर ओपनिंग बनाया।
ये मान लो आपका एक कार्डबोर्ड है जैसे सर्कुलर ओपनिंग है। इधर एक स्क्रीन रखा है मान लो। इस स्क्रीन पे जो आपको इमेज मिलेगा वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे। बीच वाला आपका ब्राइट होगा, फिर आपका डार्क रहेगा, फिर वापस ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट एंड चलता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा आपको पैटर्न मिलेगा स्क्रीन में। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है उसका रेडियस कितना होता है देख लो, 1.22 लैम्डा डी अपॉन ए होता है। इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, स्कोप के बाहर, बट रिजल्ट आपको याद रखना। ये डिस्टेंस डी है, ये ए क्या है, ए इज द अपर्चर ऑफ द सर्कुलर ओपनिंग। ये अपर्चर होता है क्या, अपर्चर इज बेसिकली द डायमीटर, जहाँ से लाइट एंटर करता है उस ओपनिंग का डायमीटर होता है अपर्चर। दिस इज ए। तो यहाँ पे अगर ह्यूमन आई की बात करो, to the human eye only the central bright disk is visible. बस यही आपको विजिबल होने वाला है। तो ये अगर आप यहाँ से दो लाइंस बनाओ, यहाँ पे एक ज्वाइन करता हो,
ये जो एंगल है, इस एंगल का एंगुलर स्प्रेड बोलते हैं ऑन ईदर साइड। ये थीटा की वैल्यू अगर आप निकालोगे, थीटा वुड भी, ये सिंस स्क्रीन आपका काफ़ी दूर है, तो यहाँ पे भी डी आपका टर्न ऑफर है तो दूर ही रहेगा। तो ये अगर आपको आर दिया हुआ है, ये एंगल कैसे निकालोगे, डिवाइड बाय डी कर दो, ये तो वहीं से आपको आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन ए होगा। दिस इज एंगुलर स्प्रेड ऑन ईदर साइड। तो बेसिकली लाइट जब आपका एंटर करता है किसी ओपनिंग से, ठीक है, इधर से जब लाइट एंटर करेगा तो डिफ्रैक्शन हो रहा है, डिफ्रैक्शन तो होगा ही वैसे, तो वो ये थीटा एंगल से दोनों साइड में स्प्रेड होता है ऐसे, ठीक है। तो दिस इज नोन एज डिफ्रैक्शन। तो ह्यूमन आई को इतना ही दिखता है कि इतना स्प्रेड हो रहा है, बाकी स्प्रेड तो हर डायरेक्शन में होता है, बट ह्यूमन आई को बस अकेला ये सेंटर वाला डिस्क जो है वही दिखता है, बाकी बाहर के ब्राइट फ्रिंजेस दिखते नहीं है, बिकॉज इंटेंसिटी सेंटर से जैसे जैसे दूर जाते हो इंटेंसिटी आपका घटता रहता है, इसलिए वो विजिबल नहीं होता। तो इतना क्लियर है सबको? ये लिख लो। तो इतना हो गया। ठीक है, तो अभी देखो डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ लेंस, अगर आपके पास एक लेंस है, मान लो ऑफ अपर्चर ए, तो यहाँ पे मान लो आपका एक पॉइंट सोर्स है एस, इस पॉइंट सोर्स से जो लाइट जा रहा है, ठीक है, तो वो भी बेसिकली इतने से रीजन से ही एंटर कर रहा है, तो ये आपके कॉर्नर्स हो गए, तो यहाँ पे भी डिफ्रैक्शन मिलेगा। तो जो इमेज बनता है, मान लो यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 2,
और फिर इधर आपका मान लो v डिस्टेंस दूर आपका इमेज बना। तो जब आपका यहाँ पे स्क्रीन पे आप इमेज देखोगे, स्क्रीन को कहाँ रखना है, जहाँ पे v जितना है उतने डिस्टेंस दूर रखना पड़ेगा स्क्रीन को इमेज ऑब्टेन करने के लिए। यहाँ पे इमेज आपका इंस्टेड ऑफ अ पॉइंट सोर्स दिस विल बिकम अ डिस्क। डिफ्रैक्शन हो रहा है, एक डिस्क बनेगा, ठीक है। ये सेंटर वाला पैटर्न जो है वो बनेगा। ह्यूमन आई को इतना ही दिखेगा, स्पेशल डिवाइसेस अगर आप लगाओ तो बाकी भी आप देख सकते हो। इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो बाकी ब्राइट होते हैं इनको हम एयरी रिंग्स बोलते हैं। सेंटर वाला सेंट्रल ब्राइट डिस्क, और ऊपर वाले जो आपके और इससे दूर जो आपको ब्राइट रिंग्स दिखते हैं उन दोज आर नोन एज एयरी रिंग्स। तो इसको आप लिख के रख सकते हो, दिस आर कॉल्ड एयरी रिंग्स। तो नेकेड आई को, ह्यूमन आई को एयरी रिंग्स दिखते नहीं है, सेंटर वाला ही दिखेगा। तो ये इधर से जो लाइट किया है इसका पैटर्न आपका ऐसा ही बनेगा। तो बेसिकली क्या हुआ, देखो इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा डी अपॉन ए आपका अपर्चर है लेंस का, डी आपका, सॉरी डी नहीं होगा, ये वी होगा, स्क्रीन का डिस्टेंस वी है, ठीक है। तो लेंस के लिए आपको ऐसा यूज़ करना। तो यहाँ पे अगर आप देखो, आपका पास ऑब्जेक्ट जो था दैट वाज अ पॉइंट सोर्स। इमेज क्या बनना चाहिए था, पॉइंट सोर्स बनना चाहिए था, बट इमेज बना क्या है, लेंस के वजह से, लेंस में डिफ्रैक्शन की वजह से द पॉइंट सोर्स हैज़ कन्वर्टेड इनटू अ डिस्क, ठीक है। तो ड्यू टू डिफ्रैक्शन क्या होता है, द इमेज ऑफ अ पॉइंट सोर्स becomes a disk of radius r is equals to 1.22 lambda d by v by a। तो अभी यहाँ पे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा क्यों आप दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं सकते, ठीक है। तो जैसे कि रे ऑप्टिक्स क्या बताता है, इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इनफाइनाइट, ठीक है, तो इमेज आपका बनता है शार्प और फोकस पे बनता है। तो रे ऑप्टिक्स के हिसाब से आपको इमेज जो है, जितना ऑब्जेक्ट दूर जाएगा उतना आपका इमेज में क्लैरिटी बढ़ना चाहिए, ठीक है। बिकॉज फोकस जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे दूर होता है तो इमेज आपका बनता है रे ऑप्टिक्स के हिसाब से फोकस पे बनता है और शार्पेस्ट इमेज बनता है। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में जब आप दूर की चीज़ों को, जितना ऑब्जेक्ट दूर जाता जाएगा उतना उसकी क्लैरिटी जो है वो कम आपको दिखने वाला दिखता है। तो उसका रीज़न क्या है, दैट द रीज़न बिहाइंड दैट इज डिफ्रैक्शन। द रीज़न इज, कोई भी पॉइंट सोर्स अगर आपके पास रहता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट को अगर आप देख रहे हो जो बहुत दूर है आपसे, ठीक है, तो उसके अंदर का हर पॉइंट जो है उसका इमेज जो आपके आंखों में बनता है, बिकॉज आपके आंखों में भी एक लेंस है, ठीक है। तो जैसे आप दुनिया को देखोगे तो आप उस लेंस के थ्रू ही देख रहे हो। तो जैसे ही वो लाइट उस लेंस को एंटर करेगा तो क्या होगा, आपका डिफ्रैक्शन होने वाला है। जैसे डिफ्रैक्शन होगा तो एवरी पॉइंट, बॉडी के हर पॉइंट का एक इमेज कैसा बनेगा आपके आंखों में, एक डिस्क जैसा बनेगा। तो अगर ये डिस्क एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं तो आपको क्या दिखेगा, आपको क्लैरिटी नहीं मिलने वाला। द सेम थिंग गोज विद ये जो रेजोल्यूशन आपका होता है, यूट्यूब वीडियोस जब आप देखते हो तो 280p से स्टार्ट होता है, 280p 480p, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप 1080p या फिर उसके बाद 4K तक जाते हो तो क्या होता है, क्लैरिटी आपका बढ़ता है। तो 280p में दिक्कत क्या है, आपका इमेज थोड़ा ब्लर ब्लर दिखता है, इतना ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं दिखता। दैट इज़ बिकॉज हर पॉइंट का जो आपका इमेज दिख रहा है वहाँ पे, दोज आर लाइक स्मॉल स्मॉल डिस्क जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके एक एवरेज सा एक आपको आइडिया दे रहा है कि हाँ ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है।
तो वो डिस्क के साइज जितने छोटे होंगे उतना आपको पॉइंट का इमेज, जैसे यहाँ पे ये डिस्क अगर आपका जितना साइज में छोटा होगा, ठीक है, उतना ही क्या होगा, पॉइंट का इमेज एक पॉइंट बनेगा और इस पॉइंट को आप क्लैरिटी से देख पाओगे, या फिर आसपास बहुत ही आसपास के दो पॉइंट्स को आप क्लैरिटी से देख पाओगे। वरना क्या होगा, अगर डिस्क बड़ा है तो आसपास के पॉइंट्स अगर है तो उनके जब इमेज बनेंगे तो इनके डिस्क एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे और जैसे ओवरलैप करता है तो हमें क्लैरिटी दिखना कम हो जाता है। ठीक है, ये जो समझ में आ रहा है सबको? तो अभी देखो यहाँ पे रेजोल्यूशन हम किसको बोलते हैं? रेजोल्यूशन इज द फेनोमेना is the ability to differentiate between two points which are very much close by, differentiate the image of two points which are very much close by। तो जितना क्लोज, मान लो कि दो पॉइंट्स आपके हैं यहाँ पे, एक ये, इनको अगर आप, इनका जो इमेज बनता है, इनको अगर आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि हाँ ये दो अलग अलग पॉइंट्स है, तो उस प्रोसेस को आप रेजोल्यूशन बोलते हैं। और जितना छोटा होगा ये पॉइंट्स का सेपरेशन, जिनको हम जिनके इमेज हम सेपरेट बोल सकते हैं कि हाँ अलग अलग है, उतना ज़्यादा आपका रेजोल्यूशन होने वाला। क्लियर है चीज़? रेजोल्यूशन क्या है लिख लो। तो सिंस एक पॉइंट सोर्स का इमेज जो है एक डिस्क बन रहा है, हेंस देयर इज एवरी चांस फॉर द disks or the image disks of the very close points to overlap with one another, making the image blurry। तो जब आप क्लास में बोल रहे होते हो कि ब्लर दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, उसमें भी वही चीज़ हो रहा होता है, यहाँ पर रेजोल्यूशन गिर जाता है। तो रेजोल्यूशन क्या है वो भी आप लिख लो। Resolution is the ability to differentiate the image of two very close by points, closely situated points। ये आप लिख लो।
क्लियर? अभी देखो रेलेस क्राइटेरिया फॉर रेजोल्यूशन। तो ये क्या बताता है देखो, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे दो आपके डिस्क हैं जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक डिस्क और ये एक डिस्क, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर आप देखो, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स अगर आप देखोगे, तो अगर आप डी मानो, डी इज लेस देन द रेडियस। हर डिस्क का जो रेडियस है उससे अगर छोटा है तो हम बोलते हैं कि द टू इमेजेस विल बी अनरिजॉल्व। हमें समझ नहीं आएगा, दोनों देखने में सेम ही दिख रहे थे, यहाँ पे लग रहा है कि दोनों सेम है, एक ही डिस्क है। बट अगर एक डिस्क यहाँ पे, दूसरा ऐसा है, इस टाइप के सिनेरियो में अगर आप देखो, तभी ये जो डी है, डी आपका अगर आर के बराबर हुआ, मतलब एक डिस्क का सेंटर दूसरे के पेरीफेरी पे लाई कर रहा है, तब आपको क्या दिखेगा, इमेज कुछ ऐसा दिखने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं दिस इज अ केस ऑफ जस्ट रिजॉल्व, मतलब हमें हाँ समझ में आ रहा है कि हाँ ये दोनों पॉइंट्स हमारे अलग अलग हैं। तो ये जो है, ये आर कितना है, आर रेडियस ऑफ डिस्क अभी हमने बताया था। तो देयरफॉर इफ डी इज इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा डी अपॉन ए। So this is the case for just result. ये अभी हम आगे यूज करेंगे। और अगर आपका डी जो है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, इफ डी इज ग्रेटर देन आर, तो फिर आपका वेल रिजॉल्व होता है। ये आप लिख लो।
हो गया सबका? अगला देखो, रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर आपके पास कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी होगी? वो कैसे निकाले देखो। ये आपका होता है 1/T min और 1/𝛾min। तो where Tmin is minimum separation between 2 points in the object plane to be just resolved। मतलब कि दो सोर्सेज अगर है, तो या दो पॉइंट्स अगर है, तो उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए ताकि वो दो पॉइंट्स आपको इमेज जब देखोगे दैट इमेज शुड बी जस्ट रिजॉल्व्ड। ठीक है, ये डी min जितना छोटा होगा आपका रिजॉल्विंग पावर उतना ज़्यादा होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, तो इसलिए इनवर्स से रिलेटेड है। सिमिलरली थीटा min क्या है? मिनिमम एंगुलर सेपरेशन बिटवीन 2 points in the object plane to be just resolved। अगर मान लो कि आपका एक लेंस है, ये आपके दो पॉइंट्स है मान लो, तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। तभी मान लो इनका जो डिस्क बन रहा है इस टाइप का बन रहा है।
ये डिस्टेंस आपको कितना है, आर के बराबर है 1.22 लैम्डा वी बाई ए है। फिर वी, ये डिस्टेंस जहाँ पे स्क्रीन रखा है, इस प्लेन को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द इमेज प्लेन, यहाँ पे इमेज बन रहा है। और जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस प्लेन को क्या बोला जा रहा है, दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट प्लेन। ये आपका डी मेन, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेन में मिनिमम सेपरेशन, और ये मान लो आपका थीटा मेन, एंगुलर सेपरेशन of the two objects which are just resolved in their images kept in the object plane। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक, ठीक, जाओ 40। देख लिया गया इतना? ठीक, अभी यहाँ पे देखो, रिजॉल्विंग पावर में आपके दो फॉर्मूला, ये और ये, कौन सा कब यूज़ करना है, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो ये अगर आपको यूज़ करना है तो ऑब्जेक्ट में दो पॉइंट्स आपको निकालना, यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट पे दो पॉइंट्स आपको निकालना पड़ेगा और उनके बीच का सेपरेशन कितना है मिनिमम, ताकि आपकी इमेज जो है रिजॉल्व दिखे, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आपको डी मिन कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी एक्सेसिबल टू यू। ठीक है, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं, अगर ऑब्जेक्ट को आप पकड़ ही नहीं पा रहे हो, तो रिजॉल्विंग पावर आप इस तरीके से निकाल नहीं सकते, तब डी मिन के तरीके से। सिमिलरली ये कब यूज होता है, दिस इज यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इनएक्सेसिबल। तो डी मिन के लिए ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल होना चाहिए, और थीटा मिन जब यूज करोगे इन सच केसेस वेयर द ऑब्जेक्ट इज इनएक्सेसिबल। तो ये चीज़ आप लिख लो। तो रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 1/d min, ये कब यूज करोगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एक्सेसिबल। और रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 1/θ min, ये कब होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इनएक्सेसिबल। ये दो चीज़ें आप लिख कर रखो। देख लिया?
अभी लिखो रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप। ये कैसे निकालोगे, देखो इसको लेके आप टेलीस्कोप अगर आप यूज कर रहे हो, टेलीस्कोप कहाँ पे यूज किया जाता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी फार अवे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है तो यू कैन ऑब्वियसली नॉट रीच द ऑब्जेक्ट। तो अगर आप ऑब्जेक्ट तक रीच नहीं कर पा रहे हो तो ऑब्जेक्ट इज इनएक्सेसिबल फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पे इन केस ऑफ टेलीस्कोप द ऑब्जेक्ट इज वेरी फार अवे and hence inaccessible. Therefore, resolving power of telescope क्या होगा, this will be equals to 1 by theta min। थीटा min कितना होगा, थीटा min हमने निकाला था एंगुलर स्प्रेड। आर अगर आपका 1.22 लैम्डा डी बाई ए है, क्या कॉरस्पॉन्डिंग थीटा कितना होगा, 1.22 डिवाइड बाई डी करना है, क्या आएगा। तो therefore theta min would be equals to 1.22 lambda upon a। The resolving power of telescope आएगा equals to 1 by theta min equals to a upon 1.22 lambda। ये क्लियर इतना। तो टेलीस्कोप के रेजोल्यूशन को आप कैसे बढ़ाओगे, हाउ टू इंक्रीज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप। ए को इंक्रीज करो, ए क्या था, अपर्चर ऑफ द लेंस। टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब टेलीस्कोप का जो भी लेंस ऑब्जेक्ट को फेस करता है उसको ऑब्जेक्टिव बोला जाता है। और हर टेलीस्कोप में दो लेंसेज रहते हैं। अगर ये आपका टेलीस्कोप है, इधर एक लेंस रहेगा, इधर एक लेंस रहेगा, एक जो आई को फेस करता है, एक जो ऑब्जेक्ट को फेस करता है। तो जो लेंस ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा होता है उसको ऑब्जेक्टिव बोला जाता है, जो लेंस हमारे आई को फेस करता है दैट इज कॉल्ड द आई पीस। तो देखो यहाँ पे ये आपका एपर्चर है, ठीक है, ये हम पहले से लेके चल रहे हैं। ये आपका एपर्चर था टेलीस्कोप का, जो मतलब ये लेंस जो है, इस लेंस को अगर आप इधर से देखोगे तो ये आपको सर्कल जैसा दिखेगा, तो इसका डायमीटर जो होगा वही आपका एपर्चर होगा। ठीक है, एपर्चर इज बेसिकली द डायमीटर ऑफ द पार्ट फ्रॉम विच द लाइट इज एंटरिंग। ठीक है, तो ये आपका एपर्चर है। तो अगर आपको टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर जो है उसको अगर आपको इंक्रीज करना है तो आपके पास क्या रास्ता है कि उसका एपर्चर बढ़ाओ। ठीक है, टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव वाला लेंस है, जो लेंस ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है, उसका साइज जितना बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, रिजॉल्विंग पावर मिलने वाला है टेलीस्कोप। इसलिए टेलीस्कोप्स जब आप यूज देखते हो, जैसे बाइनोकुलर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ टेलीस्कोप। तो बाइनोकुलर्स में अगर आप देखो, जो ऑब्जेक्ट वाले साइड आपका जो लेंस रहता है उसको बड़ा बनाया जाता है, और आई पीस, आई के साइड जो होता है वो छोटा होता है। तो बड़ा लेंस इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उससे रेजोल्यूशन ज़्यादा मिलता है, तो बहुत ही आसपास के दो पॉइंट्स को आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाता है इमेज में। क्लियर है चीज़। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज
the resolving power of telescope, the aperture must be increased. तो DSLR में जब फोटो खींचते हो आप, DSLR की रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू दैट ऑफ ए नॉर्मल रेगुलर मोबाइल कैमरा। मोबाइल कैमरा में रेजोल्यूशन इतना हाई मिलता नहीं है, वो इमेज को प्रोसेस करके उसका रेजोल्यूशन हाई करके देता है वो, ठीक है। तो DSLR वगैरह में जो है उसमें इमेज जो आता है उसी की रेजोल्यूशन आपकी हाई होती है। वो कैसे आता है DSLR का, जो अगर आप सामने का लेंस देखो वो मोबाइल के कैमरा के लेंस से बहुत बड़ा है, ये दैट इज़ द रीज़न वाई DSLR में जो आपका रेजोल्यूशन है वो ज़्यादा मिलता है। नॉट ओनली दैट, अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए जो लेंसेज यूज़ किए जाते हैं, अगर आप जो नेशनल जियोग्राफिक चैनल वगैरह खोल कर देखो तो वहाँ पे कैमरा में जो लेंस लगे होते हैं वो बहुत लंबे भी होते हैं और उसका जो सामने का लेंस होता है वो भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स बिकॉज वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आप जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो एनिमल है उसके सामने तो जा नहीं सकते, दूर से आपको खींचना है। तो अगर दूर से आप फोटो खींच रहे हो और एंड इफ इट हैज़ टू बी विजिबल, तो क्या करना पड़ेगा आपको, रेजोल्यूशन ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके बहुत ही पास के दो ऑब्जेक्ट्स, पास के दो पॉइंट्स जो है तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ। तो इसीलिए जितना आप एपर्चर को बढ़ाओगे उतना आपका रेजोल्यूशन बढ़ेगा, रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा। क्लियर है चीज़, समझ में आ रहा सबको? Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.